हाँ दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या है? जमाव दिए हुए हैं कि जो पटपरा जमाव है, खैतोनी जमाव है, बाघौर जमाव है, सियावल जमाव। ये एक टफ क्वेश्चन था जो पूछा गया था सही कालक्रम पे। ठीक है, तो यहां आप देखें कि इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो यहां पर आप देखेंगे कि जो जमाव है ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया 17 में, और इसमें पूछा गया था कि सीक्वेंस क्या है। तो सोन घाटी में आप देखो कि सोन घाटी में सबसे पहले 1963 में निसार अहमद ने, जो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, उत्खननकर्ता थे, उन्होंने 35 पुरा स्थलों की खोज किया था। किसने किया था? यहां पर निसार अहमद ने किया था। इसके पश्चात तमाम विद्वान आए जिन्होंने इसके यहां पर रिसर्च किया, और लगभग बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के जो विद्वान हैं वो भी आए। ठीक है, तो आप देखोगे कि सबसे पहले ये जो जमाव है इनका क्रम जो है वो है, सबसे पहले है सिहावल जमाव। तो ये आप देखोगे कि सिहावल जमाव सबसे पहले, फिर पटपरा जमाव, बाघौर जमाव, और सबसे लास्ट में खौतनी जमाव। क्योंकि जो जमाव की बात यहां पर पूछी जा रही है कि जो सबसे नीचे परत, मान लो कि ये है धरती है, धरती में जो सबसे नीचे परत कोई स्थान के उत्खनन होता है तो सबसे पहले जो निचली परत होती है उसको सबसे पुराना मानते हैं। तो सिहावल जमाव जो है वो सबसे नीचे है, उसके ऊपर पटपरा जमाव है। ठीक है, और फिर आप देखोगे बाघौर है। ठीक है, फिर आप बाघौर के बाद देखोगे खौतिन। मतलब सबसे ऊपर जो सबसे नया है, वो है खैतोनी जमाव। खैतोनी जमाव जो है वो सबसे नया है। तो यहां आप देखोगे कि ये इस तरीके से जो यहां पर जो जमाव प्राप्त हुए हैं। अब यहां पर क्या मामला है, आप देखोगे कि सिहावल जमाव जो है वो सबसे निचला जमाव है। पटपरा जमाव चूंकि मध्य प्रदेश के सींधी जिले में है, और यहां लाल रंग का एक 10 मीटर मोटा जमाव मिला है। ठीक है, बाघौर जमाव आप देखोगे कि ये जितने भी जमाव हैं यहां से क्या मिला है, तो पशुओं के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे कि धीरे धीरे पशुओं के जीवाश्म प्राप्त हुए। ये प्रश्न एक टफ क्वेश्चन था, और इसका जो सॉल्यूशन है वो है सबसे पुराना सिहावल जमाव, पटपरा जमाव, बाघौर और खौतोनी जमाव। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक प्रश्न ये है कि ताम्र, यहां पे प्रश्न देखें तो इस प्रश्न को देखें, ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखते थे। तो यहां पर देखें आप कि जो प्रश्न है वो क्या पूछ रहा है कि ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को किस तरह फर्श के नीचे रखते थे। तो यहां आप देखेंगे कि यहां पर ये जो प्रश्न है, भारत में आप देखोगे अनेक विकसित ग्रामीण संस्कृतियां आपको दिखाई देंगी, और ये जो ग्रामीण संस्कृतियां थी ये सिंध क्षेत्र के बाहर थी, और यहाँ के लोग तांबे और पत्थर के औजारों का साथ साथ इस्तेमाल करते थे। इसीलिए उसको क्या ऐसी संस्कृतियों को ताम्र पाषाणी संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोग पत्थर के साथ साथ तांबे के औजारों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, ताम्र पाषाणी संस्कृति के सबसे अधिक प्रमाण जो मिले हैं वो महाराष्ट्र से मिले हैं। ठीक है, और यहां पर आप देखोगे कि इस संस्कृति में जो जोरवे नाम का एक जो यहाँ स्थान है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है, और इसमें आप देखोगे कि यहाँ पर जोरवे स्थल से बहुत सारे ऐसे समाधान मिले हैं जो कलश में रखकर घरों के फर्श में दफनाए गए। ध्यान देना कि कौन से स्थान से मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाया जाता था। तो यहां आप देखोगे कि महाराष्ट्र के जोरवे में जो एक ताम्र पाषाणिक स्थल है वहां पर लोगों के शवों को कलश में रखकर दफनाया जाता था, और ये कलश घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण दिशा,
उत्तर से दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। आप सब जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके शव को उत्तर से दक्षिण रखा जाता है। इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है कि उत्तर दिशा में चुंबकीय शक्ति होती है, जो भी ऊर्जा बची हो शरीर में वो भी समाप्त हो जाए, इसलिए ऐसा करते हैं। तो यहां पे आप देखोगे इस तरीके से रखा जाता था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछ रहा है, अगला प्रश्न आप देखें, यहां पे पूछ रहा है कि ये जो एविडेंस मिले हैं, जो प्रमाण मिले हैं उत्खनन के बाद, वहां उसके आधार पर पशुपालन का प्रारंभ कब से हुआ था। ठीक है, अब यहां पर यह पूछ रहा है एविडेंस के बेस पर कि कब से पशुपालन का स्टार्टिंग हुआ था। और जो हमारे आर्कियोलॉजिकल स्रोत हैं, पुरातात्विक साक्ष्य हैं, उसके अनुसार पशुपालन का प्रारंभ भारत में मध्य पाषाण काल, इसके पहले भी अभी आपने पढ़ा था, हमने बताया था कि एग्रीकल्चर का और पशुपालन का हमने एविडेंस बताया था, फिर से प्रश्न घूम के आ गया, तो मध्य पाषाण काल में वो चीज है। और भारत में मध्य पाषाण काल के पशुपालन के साक्ष्य कहाँ हैं? आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर में। ठीक है, तो यहां आप देखोगे कि मध्य पाषाण काल का जो समय है 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व के आसपास है। और यहां माइक्रोलिथ उपकरण भी मिलते हैं। कौन से उपकरण मिलते हैं? माइक्रोलिथ। ठीक है, क्या क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि खाद्यान्नों की जो एग्रीकल्चर की बात हो रही है, सर्वप्रथम किस काल में खाद्यान्नों का उत्पादन शुरू हुआ। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले नवपाषाण काल में ही खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ था। वैश्विक संदर्भ में देखा जाए, विश्व के संदर्भ में, तो लगभग 9,000 ईसा पूर्व में आप देखोगे कि खाद्यान्न उत्पादन शुरू होता है। परंतु भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4,000 के आसपास शुरू होता है। और ये पशुपालन का, एग्रीकल्चर का, खाद्यान्नों की चर्चा आप बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में एक ऐसी प्राचीन बस्ती है जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, यहां पर 7,000 ईसा पूर्व में बताया जाता है कि यहां पर एग्रीकल्चर, खाद्यान्नों का, यहां पर खाद्यान्नों की कृषि होती थी। ठीक है, यहां पर नवपाषाण काल जो है, वहां पर हमारी अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? खाद्यान्न का उत्पादन। ठीक है, खाद्यान्न का उत्पादन और पशुओं का पालन। ठीक है, जिसका तकनीकी आप देखोगे कि नवपाषाण काल में प्रथम उपलब्धि क्या है? खाद्यान्न उत्पादन को करना, पशुओं के उपयोग की जानकारी और स्थिर ग्राम्य जीवन। ध्यान देना कि स्थिर ग्राम्य जीवन जो है वो नवपाषाण काल की एक प्रमुख विशेषता है। और यहां पर बर्तनों का भी अब जरूरत पड़ने लगी। लोग ये सोचने लगे कि अब हमें जो सामान रखना है, खाद्यान्न रखना है, उसके लिए बर्तनों की भी आवश्यकता शुरू हुई। इसीलिए इस समय कुंभकारी, मतलब जो बर्तन बनाने वाले कुंभकार लोग हैं, उनका भी विकास इस समय दिखाई देता है। तो प्रश्न पूछा गया खाद्यान्नों की कृषि, तो आपने बताया मेहरगढ़ से ऐसी जानकारी मिलती है। ठीक है, वैश्विक संदर्भ में 9,000 ईसा पूर्व में ही ये शुरू हो चुका था। आगे बढ़ें। प्रश्न पूछा गया है, आप प्रश्न देखें तो पूछा गया है कि सराय नाहर राय और मदहा किससे संबंधित है। हमने आप लोगों को पहले ही बताया, इसके पहले देखिए क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में ही बात आई थी। सराय नाहर राय और मदहा किससे संबंधित है? तो यहां आप देखेंगे कि ये मध्य, यहां गंगा घाटी की मध्य पाषाणिक संस्कृति संबंधित है। क्या मामला है यहाँ पे? ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में मिला है सराय नाहर राय और मदहा, और इसकी उत्खनन किया था केसी ओझा साहब ने। ठीक है, और यहां से क्या अवशेष है? तो मानव की समाधियां मिली हैं, मानव समाधियां मिली हैं, चूल्हे मिले हैं। यहां एक ऐसी समाधि मिली है जिसमें एक साथ 4-4 लोगों को दफनाया गया है। ध्यान देना, ये प्रश्न यहां से बिल्कुल बन सकता है कि
सराय, नाहरराय और महदहा जो है गंगा घाटी के मध्य पाषाणी संस्कृति से जुड़े हुए स्थल हैं। ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में हैं और यहाँ पर क्या मिलते हैं? मानव के समाधि, चूल्हे, एक समाधि से, विशेष समाधि से 4-4 मानव को लिटाया गया है और ये मध्य पाषाणिक स्थल है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैं भी पढ़ा हूँ और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट भी मेरा रहा है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर ये उत्खनन किया था और आप देखेंगे कि ये पूरा जो उत्खनन हुआ और उससे मानव की समाधियों के साक्ष्य मिले। क्या क्लियर है? सराय, नाहरराय और महदहा किससे संबंधित हैं? ये प्रश्न फिर आगे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जो जहां पे 4-4 लोगों की समाधियां एक साथ मिली? प्रश्न पूछा जा सकता है, नहीं पूछा जा सकता? पूछा जा सकता, इसलिए इसको ध्यान देखें। उत्खनन किसने किया? तो केसी ओझा साहब ने। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वन्य धान का प्रमाण कहां से मिला है। मतलब ये कह रहे हैं कि मध्य पाषाण कालिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहां से मिला है। आप देखोगे मध्य पाषाण काल के संदर्भ में आप देखोगे चौपानी मांडो नामक स्थान है जहां से वन में, जंगल में धान का प्रमाण चौपानी मांडो से मिला है। ये इलाहाबाद के पास मेजा तहसील है, वहीं से मिला है बेलन नदी के बाएं तट पे और इसका उत्खनन किया 1967 में बीडी मिश्र ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ध्यान रहे कि मध्य पाषाण काल में वन्य धान का प्रमाण चौपानी मांडो नामक स्थान से मिला। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्राचीनतम कलाकृतियों के प्रमाण कहां से मिले हैं? ध्यान देना प्रश्न को। प्राचीनतम कलाकृतियों के प्रमाण कहां से मिले हैं? ये देखोगे कि प्राचीनतम कलाकृतियों के प्रमाण, जब देखो मानव जब है, मानव धीरे धीरे विकास करेगा तभी तो वो कोई भी कलाकृति बनाएगा, बर्तन बनाएगा, मूर्ति बनाएगा या कोई भी उसका चित्र बनाएगा। कि स्टार्टिंग में ही जैसे ही मानव आया वैसे ही उसने, तो उस समय तो उसके पास कोई ऐसा वो नहीं था। मानव पहले एकदम, आप देखोगे कि कपड़े तो थे नहीं, पेड़ों की खाल को लपेट कर चलता था, तालाबों के किनारे सोता था, बाद में जो गुफाओं में जा के रहता था, मिलजुल के एक साथ वो सब शिकार करते थे। न कोई वर्ण व्यवस्था थी, न जाति व्यवस्था थी, सभी मिल के जब शिकार करते थे किसी जानवर का तो बड़े बड़े पहले पत्थरों से वो शिकार होता था, फिर उसमें दिक्कत होती थी, खुद भी घायल हो जाते थे। तो जब धीरे धीरे विकास हुआ तो उन्होंने पत्थरों के छोटे औजार बनाए और छोटे औजारों से दूर से ही मार के अपना शिकार कर लेते थे। तो ये विकास जब हुआ तो आप देखोगे कि प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण कहां मिला? तो उच्च पूर्व पाषाण काल से मिला। ठीक है, अब आप इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। उच्च पूर्व पाषाण काल से तथा मध्य पाषाण काल से आप देखोगे कि प्राचीनतम कलाकृतियों के प्रमाण मिलते हैं। जैसे मध्य प्रदेश के भीमबेटका से गुफाओं में चित्र बने और इस चित्र में आप देखोगे कि ऐसे ऐसे चित्र बने हैं जहां पे मानव जो हैं वो शिकार कर रहे हैं जानवरों का, प्राकृतिक दृश्य है। तो यहां पर शैल चित्र मिले हैं। इस प्रकार आप देखोगे चित्रकला के विषय में उच्च पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल के मानव जो हैं वो अपनी चीजों को रख रहे हैं, अपने सांस्कृतिक क्रियाकलापों को कि वो कैसे जीवन जीते हैं उसको उन्होंने अपनी चित्रकारी में समझाया है। जिन पशु पक्षियों से जिस प्रकार के लोग उनके आसपास थे, खाद्य संग्रह कैसे करते थे, आखेट कैसे करते थे, उससे संबंधित चित्र बनाए हैं। मानव हमेशा अपने आसपास के ही एटमॉस्फेयर से प्रभावित होता है और उसी से जुड़े हुए चीजों को बनाता है। क्या क्लियर है कि प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण कहां संबंधित है? तो अपर प्री स्टोन एज से। ठीक है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में
कौन सा कथन सही है? पूछ क्या रहा है? निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में। अब आप में यह समझना है कि वो कोर इक्विपमेंट का इस्तेमाल करता था। क्या करता था? कोर उपकरणों का इस्तेमाल। कोर क्या होता है? जैसे ये पत्थर का औजार है तो उसके ऊपर ऐसे जो धारी बनती है उसको कहते हैं कोर। मतलब एक तरीके का नुकीला जो यहां पर प्रयोग है वो आप देखोगे कि पत्थर के ऊपर कोर बनाकर जो शिकार करने का तरीका था। क्या है मामला इसमें? देखिए, पाषाण काल की जो सभ्यता है उसका विकास आप देखोगे धीरे धीरे हुआ, और वो धीरे धीरे जब विकास हुआ तो इसको प्लेस्टोसीन काल कहते हैं, प्लास्टिस्टोसीन काल कहते हैं। और भारत में पाषाण काल का जो मानव है वो उद्योग उसका क्या था? उस समय वो लघु पाषाण जो उपकरण है वो मध्य काल में आप देखोगे धीरे धीरे उसने बनाना शुरू किया, मध्य पाषाण काल में। ठीक है, सल्क उपकरण, हस्त कुठार क्या था? कुल्हाड़ी के समान एक उपकरण था, हथियार था। यहां पर आप देखोगे कि इस काल के जो लोग थे वो जो पत्थर के औजार बनाते थे उसमें क्वार्ट्ज पत्थर या स्फटिक पत्थर का प्रयोग करते थे। और ये पाषाण उपकरण सबसे पहले सोहन घाटी से मिले। अब ध्यान देने की वाली बात है कि सबसे पहले पाषाण उपकरण कहां से मिले हैं? सबसे पहले पाषाण उपकरण कहां से मिले? तो वो सोहन घाटी से मिले। प्रश्न पूछ दे कि पाषाण उपकरण सबसे पहले कहां से मिले, तो सोहन घाटी से मिले थे बेटा। ठीक है, और अतः इसीलिए सोहन संस्कृति के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। इस काल में मानव कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। वह न तो किसी धातु को जानता था, ना तो वो किसी प्रकार का पशुपालन करता था, बल्कि अपने जीवन यापन के लिए शिकार पर केवल निर्भर था। प्रारंभिक चरण का मानव जो था पूर्व पाषाण काल में, वो कोर उपकरण का प्रयोग करता था और न तो उसका कोई जीवन स्थायी था, वो अपने जीवन यापन के लिए केवल शिकार पर निर्भर करता था। क्या क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की वृहद पाषाण समाधियां संबंधित हैं किस काल से? देखिए, दक्षिण भारत की जो वृहद मतलब बड़े पाषाणों से निर्मित, जैसे अगर दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो बड़े पत्थरों से घेर कर समाधियां बनाई गई हैं, वो बेसिकली लौह काल से संबंधित हैं। क्या मामला है यहां? दक्षिण भारत में आप देखोगे तो यहां पर यह है कि जो समाधियां बनी हैं वो लौह काल से संबंधित हैं। यहां पर पाषाण युग के बाद देखें, दक्षिण भारत में पाषाण युग के बाद दक्कन का जो क्षेत्र है वहां पर महापाषाणिक संस्कृतियां का उदय हुआ। मतलब बड़े बड़े पत्थरों से वहां पर जो चीजें क्या हैं, बड़े बड़े पत्थरों को साथ में जोड़कर वहां पर समाधियां बनाई जाती थी। यह एक ऐसी संस्कृति थी जो आप देखोगे कि भारत के पूर्वी, मध्य भारत और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में विशेषता आपको दिखाई देगी। और दक्षिण भारत में इन महापाषाणिक ये जो समाधियां उनका विशेष महत्व है। क्यों? क्योंकि यहां देखोगे कि इसका लौह युग से अविरल ये समाधियां जुड़ी हुई हैं। मतलब लोहे का यहां प्रयोग होता था। दूसरी चीज, यहां काले और लाल बर्तन, मृदभांड मतलब बर्तन का यहां पर ये भी मिलते हैं। तो दो विशेषताएं हैं महापाषाणिक संस्कृति की जो इसको लौह काल से जोड़ती है। क्यों? क्योंकि यहां पे लौह उपकरण के अवशेष मिलते हैं। लौह काल 1000 ईसा पूर्व से आप देखोगे, लौह काल 1000 ईसा पूर्व से भारत में माना जाता है। तो लौह काल से इसका संबंध है। दो विशेषता है, लोहे का प्रयोग और काले लाल मृदभांडों का प्रयोग। क्या क्लियर है? ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। देखिए, ये प्रश्न फिर पूछा गया है तो ये लौह काल से संबंधित है। अगला प्रश्न लेते हैं, राख का टीला, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से जुड़ा हुआ है?
अब ये प्रश्न जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। तो राख का टीला कभी पूछा जाए तो ये संगन कल्लू, ये संगन कल्लू से जुड़ा हुआ है। ये कर्नाटक के मैसूर के आसपास ये क्षेत्र है, वेल्लारी जनपद में। यहां पर संगन कल्लू स्थान है जो नवपाषाण काल से जुड़ा हुआ स्थल है। यहां पर जो राख का टीला मिला है, ठीक है, विद्वानों का ऐसा मानना है, आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि यहां जो जानवरों के गोबर इकट्ठा हो गए और उसमें आग लगा दी गई थी, बहुत पहले की बात है, जिससे ये राख का टीला बना। मतलब ये जो स्थान है कर्नाटक के मैसूर में है। दूसरी चीज, यहां पर ये एक नवपाषाणिक स्थल है। लगभग 4000 ईसा पूर्व में भारत में नवपाषाण काल माना गया और 4000 ईसा पूर्व में यहां पर लोग जानवरों का पालन करते थे, पशुपालन करते थे। उन्हीं जानवरों के गोबर को इकट्ठा करके आग लगा दी गई, जिससे यह टीला निर्मित हुआ। ठीक है, तो यहां आप देखोगे कि बूंदीहाल एक ऐसा पुरातात्विक स्थल है जो ऊपर यहां ऑप्शन में दिया गया है। बूंदीहाल भी, यहां से भी राख के ढेर पाए गए हैं जो मध्य पाषाण कालीन है। ठीक है, तो यहां आप देखोगे कि ब्रह्मगिरी और कोल्ढिवा से मानव के कब्र और धान की खेती के भी प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो राख का टीला वाला प्रश्न पूछा जाए तो कहां है? कर्नाटक के मैसूर के पास बेल्लारी में यह स्थल है। और यहां पर कैसे ये बना? तो यहां पर पशुओं को पाला गया, गोबर यहां इकट्ठा हुआ, बाद में उसमें आग लगा दी गई। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। किस रूप में पहचान की गई है भाई? वृहद पाषाण, आप देखो कि वृहद पाषाण, ये प्रश्न इस प्रश्न को देखें, इस प्रश्न में लग रहा है कि ये फिर से रिपीट हो गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, फिर अभी देखेंगे उसको। प्रश्न है, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? यहां प्रश्न क्या पूछा गया है कि सबसे पहले, मतलब पाषाण काल में भी पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल है। तो पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? तो उसका मुख्य धंधा था शिकार खेलना। अभी उसका जीवन कोई स्थायी नहीं हुआ था, वो अभी शिकार खेल कर ही अपना जीवन जी रहा था। क्यों? क्योंकि उस समय का मानव पूरी तरह से जो वो प्रकृति के ऊपर निर्भर था और वो आखेट करता था, जिसका भोजन क्या था? मांस था और कंदमूल फल था। ठीक है, अग्नि का प्रयोग भी अभी उसे नहीं पता था, इसीलिए वो मांस को कच्चा खाते थे। उस समय कोई निश्चित निवास स्थान नहीं था, खानाबदोश जीवन, घुमक्कड़ के तरह से रहते थे। और सभ्यता का यही आदिम युग था और मनुष्य न तो खेती करता था, न पशुपालन करता था। इस काल का मानव केवल खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता था, न कि उनका संरक्षण करता, न कि उनका एक इकट्ठा करने वाला था। ठीक है, उत्पादक नहीं बन पाया था। तो यहां आप देखेंगे कि उसका मुख्य धंधा क्या था? शिकार खेलना। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलें। प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए हम, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग से संबंधित किया जाता है या किसको चालकोलिथिक काल माना जाता है? अब आप एक बात बताइए अभी मुझे, अभी इसके पहले मैंने ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों पे चर्चा किया। चालकोलिथिक उसी का ही शब्द है, उसी को ताम्र पाषाण युग भी कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों के साथ साथ जब एक साथ उनका जब मिला के प्रयोग करने लगे, तो उस काल को ताम्र पाषाणिक काल कहा गया। और आप देखोगे इसी को चैल्कोलिथिक युग भी कहते हैं। सर्वप्रथम जो धातु औजार के रूप में प्रयुक्त हुई, सबसे पहले देखो प्रश्न यहां से एक और बनेगा, सबसे पहले किस धातु को औजार के रूप में बनाया गया? तो तांबा। क्वेश्चन बन गया, सबसे पहले किस धातु को औजार के रूप में बनाया गया? तांबा।
भारत में ताम्र पाषाणिक अवस्था के मुख्य क्षेत्र क्या हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और आप देखोगे महाराष्ट्र में आपने अभी देखा जोरवे, ठीक है, और दक्षिण पूर्वी भारत में यहां पे चीजें आपको दिखाई देंगी। सर्वप्रथम चित्रित जो बर्तन आप देखोगे कि अवशेष भी ताम्र पाषाणिक काल से मिले। अब यहां देखो 2-3 प्रश्न बन रहे। सबसे पहले धातु का इस्तेमाल किसका हुआ? तांबा, ठीक है। ताम्र पाषाणिक काल को क्या कहते हैं? चैल्कोलिथिक। फिर यहां पर और क्या है? इस काल के जो लोग हैं यहां पर उनके बर्तन कैसे थे? यहां पर चित्रित मृदभांड। अब आपसे पूछ दे कि चित्रित मृदभांड किस काल की विशेषता है, तो चित्रित मृदभांड जो हैं ताम्र पाषाण काल से संबंधित हैं, ठीक है। और इस काल के लोगों ने सबसे पहले भारतीय महाद्वीप में बड़े बड़े जो गांवों की स्थापना हुई, जो बाद में चल के जो नगरीकरण हुआ, तो सबसे पहले भारतीय महाद्वीप में बड़े बड़े गांवों की स्थापना भी इस काल के लोगों ने किया था। क्या क्लियर है? तो किसको चाल्कोलिथिक काल कहते हैं? ताम्र पाषाण काल को चाल्कोलिथिक काल कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखिए एक प्रश्न फिर है, आसान सा है। प्राचीन काल में जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो आप देखेंगे कि प्राचीन काल में आर्य जो हैं वो घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे, ठीक है, और उनका जो मुख्य काम था एग्रीकल्चर और पशुपालन, ठीक है। बाद में इन्होंने एग्रीकल्चर को ही महत्वपूर्ण पेशा बना लिया, ठीक है, यही चीज है। तो यहां पर क्या आंसर होगा? एग्रीकल्चर। जैसे प्रारंभिक काल में पूछा जाएगा, एकदम प्रारंभिक काल में पूर्व पाषाण काल में तो हंटिंग करता था, ठीक है। धीरे धीरे उसने हंटिंग को छोड़कर उन्हीं पशुओं को पालना शुरू किया और एग्रीकल्चर करना शुरू किया। फिर आगे विकास हुआ तो कई जो शिल्प क्रम हैं, जो भी अलग अलग प्रकार की वस्तुएं उनको बनाना शुरू किया। जब वस्तुओं को ज्यादा बनाया, व्यापार, जब एग्रीकल्चर का अधिशेष उसके पास आया तो आप देखोगे वो ट्रेड भी करेगा, लेकिन ये आगे की चीज है, ठीक है। तो ये देखिए प्राचीन काल में जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो कृषि था, ठीक है। अब आप देखिए एक प्रश्न यहां पूछा गया है जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि भारत में किस शिलाश्रय से सबसे ज्यादा चित्र प्राप्त हुए हैं? ध्यान दें, किस शिलाश्रय से, किस जो ऐसा स्थल है जो पहाड़ी है जहां से सबसे ज्यादा चित्र प्राप्त हुए हैं? तो अभी मैंने बात किया था इसके पहले भीमबेटका। भीमबेटका से सबसे ज्यादा चित्र प्राप्त हुए हैं। आप देखोगे कि भीमबेटका से सबसे ज्यादा चित्र प्राप्त हुए। मध्य प्रदेश के रायसेन में भीमबेटका स्थान है। यहां के जो भी स्थल हैं, जो गुफाएं हैं, वहां इसलिए उसकी प्रसिद्धि है कि लगभग 500 की संख्या में यहां चित्र बने हैं। और यहां पे जो चित्र बने हैं वो अब तक के जितने भी प्राचीनतम जो साक्ष्य हैं अधिकतर चित्रों के, वो अलग अलग तरीके के चित्र हैं। क्या चित्र हैं? यहाँ पे हिरण का चित्र है, बारहसिंघा का चित्र है, तमाम सुअर भैंसों का चित्र यहाँ पर बनाया गया है। और कई स्थानों पर ऐसे चित्र हैं जहां पर जानवर और मानव एक साथ मिश्रित चित्र भी बने हैं, ठीक है। तो यहां आप देखें कि सबसे ज्यादा जो आप देखोगे कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका से जो वहां पर जो गुफाएं प्राप्त हैं उनसे चित्र मिले हैं प्राचीन काल के, ठीक। आगे बढ़ें। क्वेश्चन है यहां, यही क्वेश्चन फिर से पूछ दिया गया, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल के चित्र कहां से प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका, ठीक है, क्लियर है। अब ये प्रश्न बहुत बढ़िया है, इसको देखिए आप। मानव समाधानों के साथ, जहां पर मानव के समाधान हैं, जहां पर वहां पर कुत्ते साथ में दफनाए गए थे। कुत्ते कहां दफनाए गए थे भाई? अब ये प्रश्न बड़ा बढ़िया है। तो उत्तर भारत में नवपाषाण काल की जो संस्कृति है, वहां का स्थल है बुर्ज होम कश्मीर में।
वहां पर ये चीज आपको दिखाई देगा कि वहां पर मानव के साथ साथ कुत्ते को दफनाया गया। देखिए, कुत्ता हमेशा से ही पालतू जानवर एक विश्वस्त रहा। इंसान धोखा दे सकता है, कुत्ता धोखा नहीं देता। आप लोगों ने बड़ी मूवी देखी होगी, हाथी मेरा साथी, और जो कुत्ता जो जान बचा लेता है। तो यहां आप देखिए कि कुत्ता जो है बहुत पहले से मानव का साथी रहा है। और उसमें कश्मीर का बुर्ज होम नामक स्थान है, जहां 1935 में उत्खनन किया गया आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, और डॉक्टर डी टेरा और पीटरसन ने इसका उत्खनन किया। ठीक है, और उत्खनन किया, और यहां पर जो गड्ढे वाले, यहां पर ऐसे घर मिले हैं जिसमें गड्ढा करके घर बनाया गया है। तो यहां पर गड्ढे वाले घर के अवशेष मिले हैं, और जो समाधान मिले हैं उनसे पता चलता है कि उस समय के मानव के साथ साथ कुत्ते को भी पालतू जानवर बनाया गया था, और उसको अपने लगाव के तहत उसको साथ में दफनाया गया है। इस प्रकार की प्रथा नवपाषाण काल के भारत में आप देखोगे प्रचलित थी, वो भी केवल स्पेसिफिक स्थान पे, यहां बुर्ज होम में, और कहीं भी आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो ये अपने आप में क्लियर है आपको कि मानव के समाधानों के साथ कुत्ते दफनाए गए कहां? बुर्ज होम में। आगे बढ़े। देखिए, फिर अगला क्वेश्चन वही है कि बुर्ज होम के नवपाषाण कालिक समाधानों में मनुष्य के साथ साथ किस पालतू पशु को दफनाया गया था? तो कुत्ता दफनाया गया था। इस पे ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं और जौ की खेती के सबसे पहले प्रमाण मिले हैं? ठीक है, यहां आप देखेंगे कि गेहूं और खेती के सबसे पहले प्रमाण कहां से मिले हैं? मेहरगढ़। इसके पहले हम लोगों ने लगातार चर्चा की है, सिंध और बलूचिस्तान की सीमा पर कच्छ के मैदान में बोलन नदी के किनारे मेहरगढ़ है। ठीक है, मेहरगढ़ में आप देखोगे कि एग्रीकल्चर का पहला क्लियर एविडेंस मिला। ठीक है, इस स्थान का उत्खनन जो है 1977 से स्टार्ट हुआ, और यहां पर लगभग 7000 ईसा पूर्व के आसपास जो एग्रीकल्चर हो रहा था, जिन फसलों का, उसमें गेहूं, आप देखिए गेहूं, जौ की विभिन्न किस्मों की जानकारी प्राप्त होती है। गेहूं और जौ की विभिन्न किस्मों की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, गेहूं जौ का यह जो एग्रीकल्चर क्षेत्र है, आगे चल के आप देखोगे धीरे धीरे इसका विकास यूनान और बाल्कन देशों में भी हुआ। ठीक है, मेहरगढ़ में आप देखिए कि मेहरगढ़ से लेकर पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। ध्यान देना कि मेहरगढ़ जो है, वहां पर मेहरगढ़ में आप देखोगे कि पाषाण संस्कृति से लेकर, बहुत ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर जो विकास क्रम दिखाई देता है वो पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक का एक पूरा विकास क्रम है। मतलब ये सीक्वेंस वाइज पूरा यहां पर विकास आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो यहां पर पूरा सांस्कृतिक अवशेष है, कैसे कैसे विकास हुआ। और जो नवीन शोध अभी हाल फिलहाल में हो रहे हैं, नवीन शोध में भी एक नया तथ्य आया है कि एग्रीकल्चर का प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में यहां एक स्थान है लहुरा देव। तो अभी नवीनतम शोधों में यह बताया गया। अब देखिए, एक प्रश्न ये पूछा, अगर आपसे वो पूछे ऑप्शन में मेहरगढ़ है तो वो सही होगा, अगर ऑप्शन में लहुरा देव है तो भैया लहुरा देव आंसर होगा। इसका लहुरा देव होगा क्यों? क्योंकि यहां पर 9000 ईसा पूर्व, और ये कब का है? लगभग 7000 ईसा पूर्व में ये साक्ष्य मिला, और ये 9000, तो ये ज्यादा पुराना है। 9000 से 8000 के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो यदि मेहरगढ़ और लहुरा देव दोनों विकल्प में होगा तो आंसर लहुरा देव मार के आएंगे। क्लियर है? ये है मामला। ठीक, आगे चलें। अब देखिए, फिर वही प्रश्न है, भारत में व्यवस्थित एग्रीकल्चर का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिला है?
भारत में सिस्टमेटिक जो फार्मिंग का प्रमाण कहां से मिला है, तो आप सब जानते हैं मेहरगढ़, कि वहां पर एक व्यवस्थित खेती का प्रमाण मिला है। इसके पहले व्याख्या हो चुकी है। ठीक है, एक प्रश्न ये लेते हैं, मध्य पाषाणिक काल में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले हैं वो स्थान कहां है? मतलब मध्य पाषाण काल में पशुपालन का एविडेंस किस स्थल पे मिला है? वो है आदमगढ़। ध्यान देना, इसके पहले चर्चा हुई थी इसके पीछे क्वेश्चन में कि मध्य पाषाण काल में आदमगढ़ से पशुपालन के एविडेंस मिले हैं। और ये 1964 में, अभी कल हम लोगों ने जो लेक्चर लिया था उसमें हमने बताया था कि आरवी जोशी ने यहाँ आप देखो मध्य प्रदेश में इसका उत्खनन कराया था। और आदमगढ़ जो स्थल है यहाँ से लगभग 25,000 लघु पाषाण उपकरण मिले, मतलब माइक्रोलिथ। दोस्तों याद होगा आपको कि मध्य पाषाण काल की विशेषता मैंने बताई थी माइक्रोलिथ। जो पत्थर के औजार हुए थे वो छोटे बनने लगे थे, तो माइक्रोलिथ यहाँ पे उपकरण मिले हैं। तो ये आदमगढ़ का जो शिलाश्रय है वहां से लघु पाषाण उपकरण मिले। ठीक है, पशुपालन के भी एविडेंस यहां से आपको प्राप्त होते। ठीक है, एक प्रश्न और लेते हैं। गंगा घाटी में धान की खेती, देखिए ये क्वेश्चन इसके पहले भी चर्चा में आया। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण। एक बात आपको यह समझना है कि अगर एग्रीकल्चर का प्राचीनतम प्रमाण पूछे तो मेहरगढ़ मैंने बताया, लेकिन मेहरगढ़ और लहुरा देव दोनों ऑप्शन होगा तो लहुरा देव जो है आपको टिक लगाना है। तो गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो लहुरा देव से मिला है। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में एग्रीकल्चर के जो एविडेंस मिले हैं उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से मिले हैं और लहुरा देव से मिले हैं। ठीक है, 9000 से 8000 ईसा पूर्व के। अब यही यहां मेहरगढ़ रहे तो मेहरगढ़ अब यहां आंसर नहीं होगा। अब तक आप बहुत क्वेश्चन करते थे तो मेहरगढ़ मार देते थे आंख बंद करके, अब मेहरगढ़ नहीं होगा क्योंकि मेहरगढ़ में जो मिला है वो 7000 ईसा पूर्व का है और यहां पर जो है 9000 से 8000 ईसा पूर्व के साक्ष्य मिले हैं चावल के। ठीक है, मेहरगढ़ में जौ के, गेहूं के साक्ष्य मिले थे, यहां पर चावल के एविडेंस मिले। दोस्तों आप सब अगर मेहनत करोगे तो आपका एक भी प्रश्न इतिहास सेगमेंट में जो भी एंशिएंट से लेकर मॉडर्न तक गलत नहीं होगा। ये अगर आप एक्सप्लेनेशन देख लो, व्याख्या देख लो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में इसके आगे का जो पार्ट है उसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, आप सभी अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।